हेलो फ्रेंड्स। आज हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे और संविधान सभा से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे डिस्कस करेंगे। तो संविधान सभा को हम कई पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, एक साथ नहीं पढ़ते उसको। कई पार्ट्स हैं, जैसे कि सबसे प्रथम कि संविधान सभा की जो मांग है वो मांग किसने की, ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा कि इसमें कुल सदस्य कितने थे। तीसरी बात करें तो इसकी बैठकों के बारे में देखेंगे, संविधान सभा की बैठक कितनी हुई थी, कब हुई थी। ठीक है। चौथी बात करेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे। और पांचवी बात करेंगे कि विभिन्न समितियां थी इससे संविधान सभा का गठन हुआ था, तो विभिन्न समितियों ने कार्य कैसे किया था, तो विभिन्न समितियों के बारे में देख लेंगे। इस समिति में महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति का भी देखेंगे। उसके बाद में जो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 की जो इम्पोर्टेंस है, 1947 की जो इम्पोर्टेंट इस डेट के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देखेंगे। और इसके बाद में जो सातवीं इम्पोर्टेंट बात होगी वो देखेंगे, इसका अदर फैक्ट्स, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। किसी भी टॉपिक को एक साथ नहीं पढ़ते हुए उसको कई पार्टों में डिवाइड करके पढ़ें तो ठीक रहता है। कि सबसे पहले मांग किन किन व्यक्तियों के द्वारा कब कब की गई थी, कुल मेंबर्स कितने थे, बैठक कितनी हुई थी इसकी, या उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद विभिन्न समितियां थी, उनके सदस्य कितने थे विभिन्न समितियों के अंदर, और उन समितियों के जो अध्यक्ष थे उनके बारे में देखेंगे। 15 अगस्त की इंपॉर्टेंस के बारे में, फिर उसके बाद में जितने भी अदर फैक्ट हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी। देखिए फ्रेंड, तो सबसे पहले बात आती है 1885 की, सॉरी 1895 की। 1895 में सबसे प्रथम जो मांग की थी वो बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, है ना, बाल गंगाधर तिलक ने। अब तिलक जी ने जब इसकी मांग की थी 1895 के अंदर, तो एक विधेयक था, स्वराज विधेयक। उस स्वराज विधेयक के माध्यम से इसकी मांग की थी। आप मेरे साथ लिखते रहेंगे। तो स्वराज विधेयक के माध्यम से इसकी मांग की थी सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है फ्रेंड, आगे देखें दूसरे नंबर पर जिसने मांग की थी वो 1922 में गांधी जी ने। किसने की थी? गांधी जी ने। गांधी जी ने इस समय कहा था कि जो भारतीय संविधान है, क्या है, जो भारतीय संविधान है ना, ये भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ऐसा गांधी जी ने 1922 में कहा था। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने जब मांग की थी, उसके बाद में 1922 में गांधी जी ने मांग की थी, और गांधी जी ने इसी समय कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। इसके बाद में 1928 में थर्ड डेट आती है 1928 की। ये 1928 में जो नेहरू थे, MN नेहरू, और नेहरू समिति ने संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखें तो उसके बाद में 1934 में चौथी डेट आती है 1934 की। आप इन डेटों को डायरेक्ट याद करें, ऐसा नहीं इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ नहीं है, बस ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में यही आता है कि 1895 बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी मांग, तो 1895 में की थी। तो इस समय किसके माध्यम से की थी? स्वराज विधेयक के माध्यम से की थी। उसके बाद में अगर पूछा जाए तो गांधी जी ने, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि गांधी जी ने मांग की थी, तो उस समय गांधी जी का कथन था कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है फ्रेंड, आगे देखें तो उसके बाद में 1934 होगी। इस 1934 में किसने, तो MN रॉय ने। किसने की थी? MN रॉय ने संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद अब 1935 में पांचवी जो डेट आती है वो है 1935 की। इस 1935 में जो कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की थी। सबसे प्रथम कांग्रेस ने मांग कब की थी, तो कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस ने मांग की थी, कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर। ठीक है, इसमें इसके बाद में भी इसी टाइम पे ग्रैनविल ऑस्टिन थे, ग्रैनविल ऑस्टिन, उनकी एक बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस बुक में उन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इसी समय उन्होंने कहा था कि संविधान सभा क्या थी? कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। जितने भी ये कोटेशन, जो कथन आते हैं ये कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था, गांधी ने इस समय क्या कहा था, तो ये आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखें अपन तो 1935 के बाद में 1938 में, कब? 1938 के अंदर
ये 6वीं डेट है, इसको एज इट इज़ आपको क्रम से याद होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है तो क्रम से आ जाएगा कि 1895 में ऐसे डेट दे देंगे, उनका मिलान पूछ लेंगे किसने कब, किस व्यक्ति ने कब संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1938 के अंदर सब इसकी मांग किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर की थी। तौर पर जो सार्वभौमिक बयास मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की थी, लेकिन की किसने थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित नेहरू ने की थी। उन्होंने कहा था इस समय कि सार्वभौमिक बयास मताधिकार के आधार पर करो, तो सार्वभौमिक बयास मताधिकार के आधार पर जो की थी सर्वप्रथम मांग, वो पंडित नेहरू ने की थी। ठीक है, इसके बाद में 7वीं डेट इंपॉर्टेंट आती है अगस्त प्रस्ताव 1940 का। ठीक है, तो 1940 के अंदर जो अगस्त प्रस्ताव आया था, तो इसमें अंग्रेज़ों ने पहली बार, कब, अंग्रेज़ों ने पहली बार जो संविधान सभा की जो मांगे थी उनको स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं किया था इन्होंने, बाकी इनकी जो मांगे थी उनको स्वीकार किया था 1940 के अंदर। तो देखो फ्रेंड्स, 7 डेट है इंपॉर्टेंट रूप से, ऐसे आपसे मिलान करके पूछ लेंगे, कैसे भी पूछ लें आप, इनको आंसर आना चाहिए आपको बस। ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट आती है, 8वीं बात है कि जो 1942 का क्रिप्स मिशन आया था, 1942 का क्रिप्स मिशन, इस क्रिप्स मिशन ने कहा था कि जो संविधान सभा है ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान किया गया। संविधान सभा होगी वो कैसी होगी, अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे चुनी जाएगी, अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाएगी। और चुनी कहाँ से जाएगी, उसके सदस्यों को चुनाव कहाँ से होगा, तो जो प्रांतीय विधानमंडल थे ना, उन प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन से, निम्न सदन से। आप इन चीज़ों को याद रखना कि निम्न सदन से, और जो भी प्रांतीय विधानमंडल जो थे ना, उन प्रांतीय विधानमंडलों के जो निम्न सदन थे, उन निम्न सदन से चुनी जाएगी। और कैसे चुनी जाएगी, अप्रत्यक्ष रूप से। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्रिप्स मिशन, किस मिशन ने कहा था कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाएगी संविधान सभा, तो इस क्रिप्स मिशन ने कहा था। और क्रिप्स मिशन आया कब तक, 1942 में। ठीक है फ्रेंड, आगे 9वीं डेट है, एक इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो 1946 का जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन, ये जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 के अंदर, इसके आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। एग्जाम क्वेश्चन आया, संविधान सभा का गठन किस मिशन के आधार पर किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। एग्जाम क्वेश्चन ये आए कि किस मिशन के आधार पर इसकी प्रांतीय विधानमंडलों चुनाव किया जाना था। ये बात जो मैंने अभी बताई आपको, है ना, ये बात अगर ये पूछा जाए तो ये इस मिशन का, लेकिन संविधान सभा गठन की बात पूछा जाए तो गठन तो इसके आधार पर किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में आएगा कि इसमें ये सभी जितने लोगों ने मांग की थी, इन सभी के यहाँ पर कि 1885 में 95 किसने की थी, 22 में किसने की थी, 28 में किसने की थी, 34 में, 35 में, फिर 38 में, फिर 40, 42 और 40। ये आपको एज इट इज नाम याद करने हैं इन सब चीज़ों के। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में आता है कि संविधान सभा का निर्वाचन। तो पहले ही बताया, संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन आया संविधान सभा थी, तो संविधान सभा के रूप में 5 फैक्ट आ जाते हैं। जैसे आपको 4 कॉलम दे देंगे, 4 नीचे दे संविधान सभा, ऐसे लिख के दे दिए संविधान सभा, और उसमें 4 चीज़ें देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे। जैसे अप्रत्यक्ष रूप से थी, तो हाँ सही है, अप्रत्यक्ष रूप से थी। क्या बहुदलीय निकाय थी, हाँ तो बहुदलीय निकाय थी, क्योंकि इसमें अनेक बहुदलीय निकाय थी। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि इसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, तो हाँ अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, क्योंकि इसमें समितियाँ थी ना, प्रारूप समिति थी, बहुत सी अनेक समितियाँ थी इसमें, संघ संविधान समिति, जितनी भी समिति थी, अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। इसके बाद में 4th ऑप्शन आ जाए कि इसमें अल्पसंख्यक समुदाय को भी, सभी मतलब अल्पसंख्यक जो समुदाय थे उनको भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो हाँ दिया गया था। ईसाई, पारसी सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में पूछा जाए इसमें कि इसकी जो चुनाव प्रक्रिया थी, जिसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के जो अधिनियम था, वो एक्ट के की एक अनुसूची थी, 6वीं अनुसूची, उस 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। ये जो 5 फैक्ट मैंने आपको अभी बताए हैं, ये एज इट इज आपको पढ़ लेने, कि अप्रत्यक्ष रूप से थी, हाँ थी। उसके बाद में बहुदलीय निकाय थी, हाँ थी। उसके बाद में अनेक समितियों के माध्यम से कार्य कर रही थी। उसके बाद में कि इसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय थे जिनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था कि संविधान सभा में, हाँ दिया गया था। उसके बाद में पूछे आपसे कि इसकी जो चुनाव प्रक्रिया थी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि इसकी जो चुनाव प्रक्रिया थी 1935 के जो एक्ट था उसकी 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। ये फैक्ट्स थे सारे के सारे इनके। आपको एक बात यहाँ पे लिखवा देता हूँ, अदर फैक्ट्स में है पर मैं यहाँ पे याद रखना है इन चीज़ों को। इसके जो अल्पसंख्यक समुदाय थे, ईसाई और एंग्लो इंडियन और जो पारसी समुदाय था, इसका प्रतिनिधित्व किस किसने किया था, तो देखो यहाँ पे लिख लो इसको। जो एंग्लो इंडियन था, जो एंग्लो इंडियन थे, उस एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किया था फ्रैंक एंथोनी ने। किसने किया था फ्रेंड्स, फ्रैंक एंथोनी ने सर जो एंग्लो इंडियन था उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे यहाँ पर। उसके बाद में अगर आपसे ये पूछा जाए कि पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो
जो पार्टी समुदाय था उसका प्रतिनिधित्व किया था पीएच मोदी ने। किसने किया था? पीएच मोदी ने। ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। इसके साथ में एक चीज़ आपको और बता देता हूँ यहाँ से कि ये 9 फैक्ट्स हो गए। इसके अंदर 10वां फैक्ट है कि जो स्वराज पार्टी थी, जब इसने मांग कर रहे थे 1924 में स्वराज पार्टी ने मांग की थी संविधान निर्माण के लिए, लेकिन उस संबंध में एक अधिवेशन हुआ था 1937 में। कहाँ हुआ था? फैजपुर में। इस फैजपुर अधिवेशन में जो 1924 में जो स्वराज पार्टी ने मांग की थी 19 संविधान सभा के निर्माण के लिए, उस 19 इसकी जो मांग है 1937 के जो फैजपुर अधिवेशन था, इसमें इसको मांग को स्वीकार कर लिया था। एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है वह शुरू फ्रेंड्स कि जो स्वराज पार्टी ने 1924 में जो संविधान सभा की मांग की थी, इसकी मांग को स्वीकार कब किया था? तो 1937 के फैजपुर अधिवेशन में किया गया था। तो इस चीज़ को और ध्यान रखना आप इस जगह। तो ये तो संविधान सभा का जो पहला फैक्ट था, संविधान सभा की मांग कब की गई थी, तो ये चीज़ें थी कि मांग कब की गई थी। ये 10 फैक्ट आपको याद रखने हैं एज इट इज़, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा अब दूसरे फैक्ट पर आते हैं कि कुल मेंबर कितने थे इसके अंदर। तो कुल मेंबर कहाँ से कितने चुने गए थे, क्या क्या थे, वो चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कुल मेंबर कितने थे। दूसरा पॉइंट से पहला आपने पढ़ लिया था कि कुल संविधान सभा की मांग किसने की थी और कब की थी, वो सारे फैक्ट्स अपने देख लिए हैं। अब दूसरी बात देख रहे हैं कि कुल मेंबर कितने थे इसमें, टोटल मेंबर कितने थे, कहाँ से आए थे और कितने थे, वो देखते हैं। तो कुल संविधान सभा में 389 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? यहाँ पर बहुत गड़बड़ी होती है, तो उस चीज़ को ध्यान समझ लीजिएगा कि 389 टोटल मेंबर्स थे। इनमें से ब्रिटिश प्रांत के कितने थे और देशी रियासतों के कितने आते थे? तो ब्रिटिश जो प्रांत थे, उन ब्रिटिश प्रांतों से आए थे 296। ये निर्वाचित थे। ठीक है मैम, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये निर्वाचित थे 296। ठीक है, और 93 ये मनोनीत थे, देशी रियासतों आए थे। ये कहाँ से आए थे? देशी रियासतों से। इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो 389 टोटल मेंबर थे संविधान सभा के अंदर, इनमें से जो 296 थे ये तो आए थे ब्रिटिश प्रांतों से। ठीक है, ब्रिटिश भारत से आए थे, मतलब कहने का मतलब ये है। और जो 93 मेंबर थे वो देशी रियासतों से आए थे। ठीक है, इनमें से भी डिवाइडेशन हुआ था। 292 थे वो तो आए थे प्रांतों से, लेकिन 4 जो मेंबर थे वो आए थे कमिश्नरी प्रांतों से, मतलब उच्चायुक्त प्रांत से आए थे। ठीक है, इनमें से कहाँ कहाँ से आए थे वो भी देख लीजिए। 4 जो कहाँ कहाँ से आए थे, तो एक आए थे अजमेर मेरवाड़ा से, मतलब राजस्थान से, बलूचिस्तान से आए थे, एक दिल्ली से, एक कुर्ग से। ठीक है, तो 4 ये इस फैक्ट को याद रखना कि एक तो आए थे अजमेर मेरवाड़ा से, अजमेर मेरवाड़ा। आप इस चीज़ को, बस मैं बोल रहा हूँ, आप चीज़ को नोट कर लेना। तो अजमेर मेरवाड़ा से आया था, एक दिल्ली से आया था, एक कुर्ग से आया था, एक बलूचिस्तान से आया था। तो एज इट इज 4 ये जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि 4 मेंबर जो चुने गए थे, 4 मेंबर जो आए थे वो कहाँ से आए थे, तो ये चीज़ों को याद रखना। और 292 प्रांतों से आए थे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो कितने, मतलब कहाँ से कितना आता था, तो जनसंख्या का निर्धारण किया गया था। तो 10 लाख, ये 10 लाख की जो जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना गया था। कितने व्यक्ति को चुना गया था? एक व्यक्ति आएगा 10 लाख जनसंख्या पर। ठीक है मैम, इस चीज़ को और इम्पोर्टेंट करके याद रखना। अब इसके आधार पर जो इनकी जो श्रेणियाँ थी, जैसे इनकी कितनी श्रेणियों से कहाँ कहाँ से कितने मेंबर चुने गए थे, उन चीज़ों के बारे में देखते हैं कि टोटल मेंबर थे इनमें थे 389। ठीक है, इनमें 296 यहाँ से आए थे ब्रिटिश प्रांतों से। इसके बाद में एक श्रेणियाँ इनकी अलग अलग अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत इनको 3 श्रेणियों में बांट दिया गया था। ठीक है, तो देखो मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य के अंदर वो जैन, ईसाई और हिंदू तीनों आ जाएंगे। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना कि 210 इसमें सीटें इसको मिली थी। सिख थे उनको 4 और जो मुस्लिम थे उनको 78। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। लेकिन कांग्रेस को कितनी कितनी मिली थी, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि कांग्रेस को कितनी कितनी और कहाँ कहाँ पर कितनी मिली थी। तो देखो इस जगह कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी, यहाँ पे भी कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी, यहाँ पर 99 कांग्रेस को मिली थी। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो टोटल कांग्रेस पार्टी को टोटल पूछे तो टोटल कितनी मिली थी, तो एग्जाम में ऐसे तो यहाँ पर 200 भी है, टोटल पूछा जाए तो टोटल कांग्रेस पार्टी को 207 मिली, लेकिन कहीं पर देखने को मिलता है 208 भी मिली। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पूछा जाए कि इसमें मुस्लिम लीग को सदस्य कितने सदस्य विजयी हुए थे, तो 73 सदस्य विजयी हुए थे मुस्लिम लीग के। तो इस चीज़ को आप ना अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आगे चलता हूँ कि इस जो टोटल जो सदस्य थे, ये सदस्य थे। ठीक है, लेकिन महिलाएं कितनी थी इसमें, तो इसमें 15 महिलाएं थी। ठीक है फ्रेंड, अब कौन कौन सी थी इतना याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि 15 याद हो जाए तो ठीक है, बाकी इतना याद करने की नहीं है। वैसे मैं बता देता हूँ 15 में महिलाओं को जो इम्पोर्टेंट है। एक थी बेगम अयाज रसूल, आप इनको याद कर लेना। बेगम अयाज रसूल पहली थी।
दूसरी थी देश दुर्गाबाई, इसको जी दुर्गाबाई देशमुख थी। ठीक है फ्रेंड्स, जी दुर्गाबाई देशमुख ही याद करना है इसको कि जी दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, आगे थी कमला चौधरी, एक इसको याद कर लेना, बाकी 3 एज इट अलग याद कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बेगम हयात रसूल, जी दुर्गाबाई देशमुख, कमला चौधरी, उसके बाद में आगे बताता हूँ मैं राजकुमारी अमृता कौर, उसके बाद विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू। ठीक फ्रेंड्स, तो एज इट इज आप इन चीज़ों को याद कर लेना। जैसे पहले मैंने बताया बेगम हयात रसूल, उसके बाद जी दुर्गाबाई देशमुख, कमला चौधरी, उसके बाद राजकुमारी अमृता कौर, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू। आप एज इट इज इन 6 नामों को याद कर लेना। एक सुचिता कृपलानी भी याद कर लेना। ऐसे तो जितने भी थे उन सभी को याद कर लेना, 15-15 याद हो जाए तो ठीक है। लेकिन इसमें पहले एक याद करना कि इसमें मनोनीत कौन थी, तो एनी मस्क रीनी त्रावणकोर जो थी वो मनोनीत थी इसमें। ठीक है, उस चीज़ को एक महिला थी जो इसमें एक महिला थी, मैं बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा। एनी मस्क रीनी त्रावणकोर, ये मनोनीत थी इसमें, एकमात्र महिला जो मनोनीत थी इसमें। ठीक है, जो देसी रियासतों की प्रथम महिला भी ये थी, देसी रियासतों का की महिला प्रतिनिधि, देसी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी। ठीक है, देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रही थी एकमात्र। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रख लेना आप। तो दूसरा जो फैक्ट आपने पहले पढ़ा था कि जो संविधान सभा की मांग किसने की थी, उसके बाद दूसरा फैक्ट था कि टोटल मेंबर्स कितने थे उसमें, जो भी थे जितने भी सदस्य थे, ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को आप एज इट इज याद कर लेना। तीसरा फैक्ट है फ्रेंड्स, मैंने एक पहला फैक्ट पढ़ा था, मांग किसने की थी, दूसरा कुल सदस्य। और उसके बाद में कितनी बैठकें हुई थी इसमें, इस चीज़ के बारे में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा फैक्ट है इसकी टोटल बैठकें कितनी हुई थी, तो इसकी 3 बैठकें हुई थी। अब मैं आपको एज इट इज यहाँ बता देता हूँ, 3 बैठकें हुई थी, आप समझ लो, नोट कर लेना। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946। ये डेट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इस चीज़ को याद रखना कि डेट जो है एज इट इज़ याद करनी है आपको। तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। दूसरी बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को। आप ये मत लिख जाना कि ये 2-2 दिन के गैप में हुई थी, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है फ्रेंड, वो तो 13 दिसंबर 1946 को, ये 13 दिसंबर को ही उद्देश्य प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो 3 डेट आपको एज इट इज याद कर लेनी है। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ कि 9 दिसंबर की इंपोर्टेंस में क्या क्या चीज़ें थी, 11 दिसंबर की और 13 दिसंबर, तीनों आप एक सारणी के रूप में इसको याद कर लीजिए, ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है। आगे देखो इसमें क्या थे, टोटल मेंबर कितने भाग लिया था इसमें, कितने 207 मेंबर उपस्थित हुए थे इसमें। ठीक है, एग्जाम में किसी बुक में 211 भी मिलता है, तो आप इसको 207 याद रखिए। ठीक है, इसको 211 दोनों याद कर लीजिए, एग्जाम में 207 आता है, तो आप दोनों आते तो 207 करिएगा। ठीक है, इसमें जो महिला कितनी थी भाग लिया था, तो 9 महिलाओं ने भाग लिया था। टोटल मेंबर कितने ने भाग लिया था, 207 में, कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, 9 महिलाओं ने भाग लिया था। ये कहाँ हुआ था उद्घाटन इसका, इसका ये कहाँ पे हुआ था, ये जो बैठक दिल्ली में हुई थी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, दिल्ली में भी कहाँ हुई थी, तो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। इस चीज़ को भी याद रखना, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। ठीक है, याद रखना आप इन सब चीज़ फैक्टों को जो भी मैं बता रहा हूँ। अगली बात कि इसमें जो सदस्य थे, इसमें जो सदस्य थे, कुल सदस्य उपस्थित हुए 207 हुए थे, इसका उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन भी याद रखना कि इस व्यक्ति ने किया, तो आचार्य कृपलानी। फ्रेंड्स, इस चीज़ को याद रखना, जितने फैक्ट्स बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट्स हैं। 207 मेंबरों ने भाग लिया था, 9 महिलाएं थी, आयोजन दिल्ली में किया गया था, उद्घाटन किसने किया, आचार्य कृपलानी में। इसमें जो अस्थायी सदस्य थे बनाए गए थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष थे फ्रेंड्स, स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, इस चीज़ को और याद रखना। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो भी थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे याद रखना, एक 6वां पॉइंट्स और याद रखना कि जो मुस्लिम लीग थी, क्या मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया था क्या, तो बिल्कुल भी नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने इसका क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। तो देखो टोटल मेंबर कितने थे, 207 थे। कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो 9 महिलाएं थी, उन्होंने भाग लिया था। कहाँ हुआ था ये सम्मेलन, दिल्ली में हुआ था। उद्घाटन किसने किया था, आचार्य कृपलानी ने किया था।
इसके बाद में इसका अस्थायी अध्यक्ष जो डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा को बनाया गया था। मुस्लिम लीग ने सहयोग किया था कि नहीं, बहिष्कार कर दिया था। एग्जाम क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा इनमें से, एग्जाम क्वेश्चन आएगा कि मुस्लिम लीग ने इसका प्रथम बैठक हुई थी, मुस्लिम लीग ने इसका क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था, सहयोग किया था, नहीं किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड वापस से देखते हैं हम 11 दिसंबर की इंपॉर्टेंस क्या क्या थी। 11 दिसंबर की इंपॉर्टेंस ये थी कि जो आपको 2-3 बातें याद रखनी है इसके संबंध में। कि इसमें प्रथम पहली बात तो याद रखनी है कि इसमें स्थायी जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है आपको कि इसमें जो प्रथम अस्थायी जो इसके जो उपाध्यक्ष बनाए, इसमें जो स्थायी जो अध्यक्ष बनाए गए थे, इसके साथ ही जो प्रधान जो संविधान सभा थी, इसमें जो कुछ उपाध्यक्ष बनाए गए थे। तो प्रथम जो उपाध्यक्ष था बनाया गया था वो उसको लेकर के, और जो इसमें इसको लेकर के 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष कौन था, स्थायी उपाध्यक्ष कौन था। वो संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। तो पहला था SC मुखर्जी, दूसरे थे स्थायी, बोल रहा हूँ स्थायी थे, पहले तो थे SC मुखर्जी जो बंगाल से थे, दूसरे थे VT कृष्णामाचारी। तो पहले कौन थे, स्थायी की बात कर रहा हूँ। प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष तो थे फ्रैंक एंथोनी। इस चीज़ को याद रखना आप अच्छे से। जो प्रथम अस्थायी संविधान सभा के पहले अस्थायी थे उपाध्यक्ष थे, अस्थायी थे। स्थायी की बात करेंगे तो स्थायी में 2 आएंगे, एक तो थे SC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णामाचारी। ये जो VT कृष्णामाचारी थे ना, ये देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे। तो देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन से थे, यही थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र व्यक्ति या संविधान सभा के सदस्य कौन से, VT कृष्णामाचारी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र भारतीय जो संविधान सभा में थे वो थे VT कृष्णामाचारी। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष के बारे में दोनों फैक्ट याद क्लियर हुए आपके। पहली बात याद रखना, प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी, स्थायी पूछे तो SC मुखर्जी, और इनको SC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये जो थे VT कृष्णामाचारी, इन्होंने देशी रियासतों का क्या कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आपको ये दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा जो BN राव थे, इसी के साथ याद रखना 3 बातें तो याद रखनी है। एक स्थायी अध्यक्ष के बारे में याद रखनी है, और एक बात ये याद रखनी है आपको, इम्पोर्टेंट बात है कि इसी समय जो BN राव थे, इन BN राव को ही संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया था संविधान का। तो आपको ये तीनों, इस BN राव का पूरा नाम है फ्रेंड्स वेनेगल नरहरि राव, है ना फ्रेंड्स। इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसी के साथ ये 13 दिसंबर ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपको जो 2 फैक्ट बताए आज मैंने, पहला बताया था मांग किसने की थी, कुल मेंबर कितने थे। तो आप उनको एज इट इज पढ़ लेना, और इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं है, देख लीजिएगा भले ही, पर इनको एज इट इज़ रट लेना आप, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी मिलते हैं कल अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।